नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद के हम हमेशा अपने कार्यक्रमों में विपक्ष के तमाम नेताओं को एक सलाह देते रहे। हालांकि सलाह कोई माना नहीं और न मानना चाहिए, किसी को क्यों मानेगा, कि आप लोग सोशल मीडिया ट्विटर पर आंदोलन बंद कीजिए। ट्विटर से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे आप, जमीन पे ही लड़ाई होती है। इस बात को हमने नहीं प्रूफ किया कि हमने सच बोला था, इस बात को विपक्ष ने ही प्रूफ कर दिया है, कांग्रेस ने ही साबित कर दिया है कि हम सच थे। सोशल मीडिया का एक आंदोलन आपने कल जंतर मंतर पर देखा। सोशल मीडिया पर उस आंदोलन का जितना आकार था, जितना बड़ा आकार था, अगर वो जमीन पे उतर आता तो पूरे ब्रह्मांड की सरकार बदल देता। भारत की सरकार तो छोड़ ही दीजिए, पूरे ब्रह्मांड की सरकार बदल देता। 2-2.25 करोड़ लोगों का समर्थन जिसको है, और वो पूरे एग्रेशन से समर्थन है। सोशल मीडिया पर तो पूरा एग्रेशन था। जमीन पर उतरे 2,000, 2,500, 3,000, 11 लाख मेंबर जमीन पर। 1100 भी उन मेंबरों में से शायद 1100 भी लोग उतरे नहीं थे। जो 2, 2.5, 3,000 लोग थे, उसमें भी जेएनयू का पूरा लेफ्ट का स्टूडेंट यूनियन, कंप्लीट यूनियन जेएनयू का मौजूद था। सोनम वांगचुक के साथ उनके अपने कुछ डेडिकेटेड फॉलोअर हैं, अनुशासित जो चलते हैं उनके साथ, वो जुड़े थे। तब ये संख्या 2,500-3,000 थी। अपने दम पर सोशल मीडिया पर जो एक खड़ा हुआ था आंदोलन, उसकी क्षमता 1,000 भी नहीं थी। 1,000-1,200 बहुत, तो 1,000-1,200 इससे ऊपर नहीं थी। वो 1,000-1,200 कौन लोग थे? जंतर मंतर पर टहलने वाले जो लोग हैं, कई बार भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, वो थे, या राम जाने, छोड़िए उसमें से। और कैमरे वहां पर करीब 500 थे। कल मैंने एक वहां पर मौजूद पत्रकार की पोस्ट आपको पढ़ के सुनाई थी, बहुत रोचक पोस्ट थी। उसने कहा कि वहां पर बड़ी संख्या में जितनी भीड़ थी, उसी अनुपात में बड़ी संख्या में वहां पर यूट्यूबर्स और पत्रकार थे। मेन स्ट्रीम मीडिया थी, जो खबर दिखाने के लिए नहीं थी, खबर बनाने के लिए थी। दिखाने के लिए नहीं, बनाने के लिए। और यूट्यूबर थे जो उस भीड़ में से अपने अपने लिए जो है, अपने अपने चैनल के लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जुटाने में लगे हुए थे कि कंटेंट मिल जाए, आंदोलन चूल्हे भाड़ में जाए। लेकिन ये सोशल मीडिया वैकल्पिक मीडिया की भी मैं बात कर रहा हूं, यह भी सवालों के घेरे में, और पूरी जिम्मेदारी से सवालों के घेरे में, क्योंकि आप लोग चेक करिए, मैं तो चेक करता हूं। सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम को छोड़ दीजिए, उन गिद्धों की परमिनेंस की बात ही नहीं कर। कोई भी उस आंदोलन को क्यों नहीं दिखा रहा, उससे क्यों दूरी बना रहा है? जो आंदोलन सड़कों पर है और जिसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या अगर कंबाइन कर दी जाए तो लाखों में है। हर शहर में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। 50 शहरों में अब तक करीब करीब, मैं लमसम बता रहा हूं, करीब करीब 50 बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं। और हर प्रोटेस्ट में हजारों की संख्या होती है, 10,000, 12,000। सड़क का प्रोटेस्ट 10-12 हजार का बहुत बड़ा होता है, जो चलता हुआ प्रोटेस्ट होता है। 10-12 हजार लोग चले तो आप किलोमीटर तक आप नापते जाओ, आपको खाली जगह नहीं मिलेगी। ये कोई रामलीला मैदान की रैली की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये हजारों की संख्या है, लेकिन इसको पूरे देश में बिल्कुल ही ब्लैकआउट कर दिया गया है, नहीं दिखाया जा रहा। जबकि यहाँ पर वाटर कैनन चल रहा है, यहाँ लाठियां चल रही हैं, यहाँ लोग घायल हो रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, यहाँ एफआईआर हो रही है, यहाँ गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन ये सब कुछ ब्लैकआउट, इसको बाहर कर दिया गया है। इसको कोई भी दिखाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि वही कहना, सोशल मीडिया आजकल आकर्षण, वो यूट्यूब पर के लोग भी हों, उनका आकर्षण होता है कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या कर रहा है। जो ट्रेंड कर रहा है, अब ट्रेंड कर रहा है कॉकरोच। पता चला कि कॉकरोच आए 200, लेकिन ट्रेंड कर रहा है तो सिर्फ कॉकरोच दिखाएंगे। ट्रेंड नहीं कर रहा है एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस, ये ट्रेंड नहीं कर रहे, तो छोड़ो, इस पर व्यू नहीं आएगा, व्यू नहीं आएगा तो डॉलर नहीं आएगा। ये बीमारी बड़ी भारी है, और ये बीमारी जिस देश में हो, उस देश में तो वाकई फिर वही निराशावादी बात, उस देश में कोई आंदोलन को सपोर्ट या
करना मुश्किल होता है, आंदोलन खड़े नहीं हो पाता है, क्योंकि जो कथित बुद्धिजीवी और जो है वैकल्पिक मीडिया अल्टरनेट मीडिया होते हैं, वो भी डॉलर गिनने में, वो अल्टरनेट अपना रेवेन्यू सिस्टम बना करके उसी गिनने में बिजी होते हैं। भाव को लाइए, हम आपको विजुअल्स दिखाते हैं जरा। स्वागत है भाव। सीधा चलते हैं, जरा कुरुक्षेत्र विजुअल देखिएगा भैया, कुरुक्षेत्र का विजुअल दिखाओ। आज कुरुक्षेत्र में गीता की धरती पर 10,000 युवाओं ने एक साथ अपना सामूहिक अरे नरेंद्र मोदी वीक है, तभी तो पेपर लीक है, नरेंद्र मोदी वीक है, तभी तो पेपर लीक है। ये देखिए, ये दीपेंद्र को पीछे आगे बचा रहा था, खुद सुन नहीं थी। सीधा जो है वाटर कैनन, ये इस पे दीपेंद्र हुड्डा पर सीधा टारगेट किया गया, और पीछे जो एक दो युवा थे उन्होंने पकड़ करके बिल्कुल जो चेहरे पे आया तो वहां पर बचाया। ये वाटर कैनन बहुत ताकत होता है, जब ये चलती है तो धराशायी, मतलब खड़ा आदमी 10-20 फुट पीछे चला जाए, इतना फोर्स होता है। मुझे थोड़ा डर इस बात का लगता है आशीष जी, जिस हिसाब से वाटर कैनन अपने पीठ पे ले रहे हैं या अपने ऊपर ले रहे हैं ये बच्चे, वो जो दिख रहा है कहीं किसी के इंटरनल बड़ी चोट ना पहुंचे, क्योंकि ये पानी का फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी डिसलोकेट कर सकती है। ये देखिए, लेकिन लड़के देखते, जब वाटर कैनन का आप देखेंगे तो लड़के ऐसे पीठ पे ले रहे हैं उसको, अपने ऊपर ले रहे हैं, बचाव कर रहे हैं अपने नेताओं का। ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये जुनून है। वाला बच्चा उसने पूरा, ये देखिए, हाँ बाबू आप बोल रहे थे ना, मैं विजुअल के लिए, क्योंकि विजुअल बिल्कुल वो आया। देखिए कितना तगड़ा, देखिए ये विजुअल, मुझे वही डर है कहीं देखिए क्या फोर्स से मार रहा है, कहीं किसी के पीठ की रीढ़ की हड्डी या मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं हो सकती है ऐसे में। लेकिन ये जुनून है बच्चों का। मैं ये नहीं मानता कि एनएसयूआई की या कांग्रेस की वर्कर है। हम हरियाणा में, आप खुद घूम चुके हैं, हरियाणा हम भी देखते हैं। ये तमाम युवा है जो निकले हैं बाहर, अपने भविष्य को चिंतित है। पेपर लीक तो एक सिर्फ सब्जेक्ट है, इशू है आशीष जी। बेरोजगारी बड़ा इशू है, हरियाणा में तो बहुत जबरदस्त है। सबसे ज्यादा परसेंटेज बेरोजगारों का हरियाणा में है। हरियाणा में ही सबसे ज्यादा मार पड़ी है अग्निवीरों की। भीड़ देखिए, हाँ, महंगाई का आलम अलग है। और कुरुक्षेत्र नहीं, कुरुक्षेत्र के अलावा मैं आपको वैसे एक बार मोटा मोटी शहर गिनवाता हूं जो शहर में दिमाग में है। कुरुक्षेत्र से ही शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र, पानीपत, दिल्ली, भुवनेश्वर, नागपुर, हैदराबाद। हैदराबाद में कोई आचमपेट करके भी इलाका है, वहां पर भोपाल, पुणे, अमरावती, मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज, कितने शहर, मतलब कोल्हापुर, 10-12 कोल्हापुर, कोल्हापुर, हाँ, रायपुर, बिलासपुर, हाँ बिलासपुर, रायपुर, मतलब आप गिनते जाइए प्रदेश वाइज। जयपुर, हैदराबाद। हाँ, ये सारे अगर खाली ऐसे आप, अच्छा राज्यवार गिनेंगे तो इसमें महाराष्ट्र आ गया,
इसमें राजस्थान आ गया, इसमें मध्य प्रदेश आ गया, उत्तर महाराष्ट्र, प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, हाँ यूपी, उड़ीसा, उड़ीसा, दर्जन भर से ज्यादा राज्य हैं, दर्जन भर से ज्यादा राज्य, 50 से ज्यादा शहर में प्रोटेस्ट, लेकिन कंप्लीट ब्लैकआउट। अगला जरा लाइए, अगला विजुअल लाइए, विजुअल्स पहले एक बार देख लिया जाए, तब जरा इस पर चर्चा की जाए। ये पानीपत है, देखिए। रात में रोशनी पूरा मकान से चलिए, पानीपत के बाद आगे चलिए। कर्नाटक में बड़ा कार्यक्रम है और आज भी आज हरियाणा का युवा सड़कों में आ चुका है। ये सभी युवा वो है जो ये देश की बीजेपी सरकार के पेपर लीक माफिया से परेशान है। ये सारे युवा सड़कों में इसलिए आए हैं क्योंकि वो चाहते हैं, वो मानते हैं कि देश का गद्दार धर्मेंद्र प्रधान जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको इस्तीफा देना चाहिए। आज सभी छात्र, सभी युवा हरियाणा की सड़कों में इसलिए है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये जो करप्ट सरकार है, पेपर लीक माफिया चलाने वाली सरकार है, इसका खेल खत्म होना चाहिए। ये वो सरकार है जो पैसों के लालच में देश के भविष्य को बेच रही है, देश को बेच रही है। पानीपत कर्नाटक चलिए, जरा कर्नाटक के भी कुछ विजुअल आ गए हैं। हालांकि कर्नाटक में अभी प्रोटेस्ट, कर्नाटक का हमने नाम ही नहीं लिया था, कर्नाटक भी जोड़िए। धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा दो, राजीनामा दो, राजीनामा दो, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा दो, राजीनामा दो, राजीनामा दो, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, यूथ यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्टूडेंट्स को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा दो, राजीनामा दो, राजीनामा दो, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा दो, राजीनामा दो, राजीनामा दो। अब कुछ बयान बाइटे हैं, एक एक कर सब हरियाणा से लेकर के जहां जहां की सब एक लाइन से चला दीजिए, एक एक करके। मुद्दा वही है जो पूरे देश का मुद्दा है, मुद्दा वही है जो पूरे युवाओं का मुद्दा है। वो ये है कि हमारे देश का भविष्य, हमारे युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल रही है ये बीजेपी सरकार, और उसके कारण हमारे बच्चों का, छात्रों का भविष्य जो दिन रात मेहनत करते रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये सोचकर कि अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत में वो कोई सीट निकाल लेंगे यूनिवर्सिटी में, उनको एडमिशन मिल जाएगा या नौकरी मिल जाएगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि धर्मेंद्र प्रधान, वो गद्दार, वो देश का गद्दार धर्मेंद्र प्रधान जो पूरे देश में पेपर लीक माफिया चला रहा है, अरबों खरबों का खेल खेल रहा है, और पेपर लीक माफिया चलाने के बाद जितने छात्र जो पढ़ते हैं, वो युवा जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, उनकी मेहनत के ऊपर हमला करता है। वो माता पिता जो अपना बजट काट कर अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, महंगी महंगी कोचिंग क्लासेस करवाते हैं, और बाद में पता चलता है वो बच्चे सालों की पढ़ाई के बाद जब पेपर देने जाते हैं तो वो पेपर लीक हो जाता है साथियों। और वो पेपर लीक कौन करवाता है? वो पेपर लीक करवाता है बीजेपी का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पैसों के लालच में देश को बेचता है ये गद्दार, पैसों के लालच में बच्चों के भविष्य को बेचता है ये गद्दार, पैसों के लालच में हमारे देश के युवाओं की मेहनत के ऊपर प्रहार करता है ये देश का गद्दार। इस गद्दार के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक यूथ कांग्रेस पूरे देश में राहुल जी के नेतृत्व में संघर्ष करती रहेगी साथियों। उदय भानु, यूथ कांग्रेस। अगला चलाइए।
ये युवाओं के भविष्य की बात है। और सबसे ज्यादा अगर युवा का भविष्य कहीं आज अंधेरे में तो हरियाणा में, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं देश में सबसे ज्यादा नशे में, नारकोटिक्स के केस में बढ़ोतरी हरियाणा में। ये गृह मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं देश में सबसे ज्यादा पलायन अगर डंकी के रास्ते, जो कि यहाँ पर कुछ भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, तो घर बार खेत बेच के डंकी के रास्ते अगर बाहर विदेशों में जाकर अपने जीवन की संभावनाओं को तलाशने पे मजबूर कहीं का युवा हो रहा है सबसे ज्यादा पिछले 10 सालों में, पिछले 12 सालों में तो हरियाणा का युवा। भाऊ हम लोग गिनवा डाले आप, हम 12 राज्य, दर्जन भर राज्य, 50 शहर, लेकिन कहीं कवरेज नहीं है। बड़ा अफसोस है, कहीं कवरेज नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि अब सोशल मीडिया में भी, जिसको हम अल्टरनेट मीडिया कहते हैं, उसमें भी बिजनेस वाले घुस गए, बिजनेस माइंडेड लोग घुस गए कि आपको जिस पे ट्रेंड है वो चलाइए। उसमें भी अब गोदी मीडिया हो गया है, उसमें भी अब ट्रेंड सेटर हो गए हैं। ट्रेंड सेट करने वाला कोई नहीं है। क्या चल रहा है, कॉकरोच चल रहा है वही करो, क्या ममता बनर्जी चल रही है उसी पे करो, ओहो युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है। हम कई अच्छे यूट्यूबर्स को जानते हैं जिनके अच्छे फॉलोइंग है, उनको देश में कुछ दिख ही नहीं रहा था, युद्ध ही दिख रहा था। हाँ। हम भी दिखाते हैं, युद्ध भी दिखाते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम परिपूर्ण हैं, हम में भी कमियां होगी, लेकिन यदि हम पत्रकारिता में आए हैं तो देश के सामने ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको सबसे पहले उठाना होगा। जन जागरण इसी को तो कहते हैं। बहते नदी में, नदी के साथ तो कोई भी बह लेगा, लेकिन नदी को मोड़ने वाले भी तो चाहिए, नदी के प्रवाह को मोड़ने वाले भी तो चाहिए। आज पूरे देश में, और मैं ये बार बार आपको कहता हूं कि ये जो सरकार डरी हुई है, ये सिर्फ कॉकरोच पार्टी के फॉलोअर से नहीं है डरी हुई। आपको क्या लगता है सरकार सोशल मीडिया पे डरती है क्या? सोशल मीडिया पे तो ट्रोल करने वाले 1000 मिल जाते हैं। सरकार सड़क की लड़ाई पर डरती है। और सड़क की लड़ाई पे जब सरकार डरेगी तो सरकार आज जो पूरे देश में चल रहे प्रदर्शन को लेकर उनके पास रिपोर्ट नहीं आती है, बिल्कुल आती है रिपोर्ट, हमसे अच्छी रिपोर्ट है। हम तो अंदाजे बोलते हैं कि 10,000 लोग होंगे, उनके पास तो बाकायदा पूरा आइडिया होता है। पुलिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट जाती है, सरकारी तंत्र में पूरा आइडिया होता है। और ये अमित शाह बैठे दिल्ली में, उनको आप झूठ नहीं बोल सकते अरे कोई था ही नहीं साहब, यही बोल रहे हैं ना। उनका सूचना तंत्र बराबर उनको इंफॉर्मेशन देता है। सरकार उस प्रेशर में है, इसलिए कॉकरोच पार्टी को भी सरकार सोच रही है कि यदि जंतर मंतर पे नहीं दे और ये कंबाइन यदि इफेक्ट हो गया, सरकार ने बहुत बढ़िया चाल चली। फिर मुझे एक उदाहरण आता है, आप यदि मुझे 30 सेकंड देंगे तो मैं बताऊंगा, फिर आप कहोगे महाराष्ट्र की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है, मेरे से अच्छे हिस्ट्री को जानते हैं। औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल वापस दिल्ली चले गए, उन थक गए मराठों से लड़ते लड़ते। दिल्ली में आने के बाद उनको डर लगने लगा कि मराठे बदला लेने के चक्कर में कहीं दिल्ली पे हमला कर गए तो कैसा करेंगे, क्योंकि तब तक तारा रानी के अंडर मराठे बिल्कुल स्ट्रांग हो चुके थे और आक्रामक हो चुके थे। औरंगजेब के मृत्यु के बाद मराठों में एक नई ऊर्जा आई थी। ऐसे में उन्होंने ये काम किया कि संभाजी के जो पुत्र मुगलों के कैद में थे, संभाजी की पत्नी और एक पुत्र, ये औरंगजेब के मृत्यु के बाद भी वो दिल्ली लेके आए थे सेफ्टी के लिए। तो उन्होंने सेफ्टी वॉल ट्रीटमेंट वहां पे भी मुगलों ने यूज किया। उन्होंने संभाजी के बेटे को महाराष्ट्र भेज दिया ये बोल के कि अरे बाबा तुम्हारे पिताजी राजा थे, अधिकार तो तुम्हारा ही बनता है। इसी बीच संभाजी के मृत्यु के बाद संभाजी के दूसरे जो स्टेप ब्रदर थे उनको बिठाया गया, उसके बाद उनके पुत्र, उनकी वो सीरीज चलने लगी। तो जब संभाजी के पुत्र महाराष्ट्र में गए तो महाराष्ट्र ने बड़ा स्वागत किया,
इस संभाजी का, छत्रपति संभाजी महाराज का तो अलग हो रहा था। तो वो कि साक्षात संभाजी आ गए, जो वेलकम हुआ उनको, तो महाराष्ट्र के मराठा पहली बार आपस में लड़ लिए पूरी तरह से। तारा रानी हार गई, जिसने पूरे मुगलों के साथ सिंगल हैंडेडली, छत्रपति संभाजी के बाद यदि मुगलों को हेड ऑन लिया हो किसी ने और पूरा मराठा साम्राज्य को जिंदा रखा होगा तो तारा रानी हुई। लेकिन मराठों के इतिहास में वो एंड में विलन घोषित हुई, क्योंकि उसने कहा कि भैया ये राज्य तो मैंने संभाला है, ये राज्य तो खत्म हो गया था। छत्रपति जी शिवाजी जाने के बाद, संभाजी की हत्या होने के बाद तो सब बिगड़ गया था, मैंने संभाला। अब आप वहां से आके कैसा राज्य मांग रहे हो? तो मराठा राज्य टूट गया। बड़ी गद्दी सातारा कहलाया गया, जहां संभाजी महाराज के पुत्र शाहू महाराज बैठे, और तारा रानी कोल्हापुर की गद्दी पे चली गई। वही सीन मुझे आज दिखता है, जब पूरे देश में, हर राज्य में, हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, और जो शहर गिनाए हमने हमारे पुराने वीडियोस में सबका फुटेज मिल जाएगा। वो फुटेज रिपीट करके और 1-2 घंटे वेस्ट करना नहीं है। जब पूरे देश में आंदोलन हो गया, तो कॉकरोच पार्टी भी तो हिस्सा ही है, हम अलग नहीं कह रहे उनको, वो भी युवा शक्ति का हिस्सा है। तो एक नया सेंटर खड़ा कर दिया दिल्ली में, उनको बोला आप जंतर मंतर पे किसी को, कितने लोगों को जंतर मंतर से उठाया देखा नहीं आपने इतने पूरे सालों में, लेकिन इनको बोला आपको। तो ये डिवाइड हो गया। एक आंदोलन एक राजनीतिक दल चला रहा है, जो शहरों में हजारों के तादाद में भीड़ इकट्ठा कर रहा है, और एक आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पे। मांग दोनों रहे हैं इस्तीफे, लेकिन दोनों इकट्ठा नहीं हो पा रहे, और ये होने नहीं देंगे। मैंने तो आपको कल भी कहा था शुरू में कि ये अंग्रेजों के जो एजेंट है, जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, अंग्रेज गए तो इनको एक गुण देके गए कि भाई बहुत सेवा की आपने, चलो एक हम आपको एक शिक्षा देके जाते हैं, एक सूत्र देके गए, डिवाइड एंड रूल। और वो बाखूबी हो, संघ से लेके बीजेपी तक, चाहे कोई भी हो, बीजेपी ऊपर जाए, संघ नीचे जाए, संघ ऊपर जाए, बीजेपी नीचे जाए, लेकिन वो सूत्र हमेशा बड़ी ताकत के साथ उपयोग में लाते हैं, डिवाइड एंड रूल। शिवसेना कब्जे में नहीं आ रही है, डिवाइड रूल। शरद पवार बहुत तेज हो रहे, डिवाइड रूल। पासवान एक ताकत है बिहार में, डिवाइड रूल। वही एक, और इसीलिए हम आगाह करते हैं। कल से आशीष जी ने एक अपील की थी, सारे राजनीतिक दलों को अपने डिफरेंसेस छोड़ के इकट्ठा होना होगा। तू बड़ा मैं बड़ा नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के आपातकाल के बाद सारे राजनीतिक दलों ने ऐसा ही किया था, सारे विचार सब भूल के इकट्ठा हो गए थे। एक सिंबल पे आ गए थे। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हुआ? वो एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हुआ इमरजेंसी के बाद का? चरमरा गया बिल्कुल, क्योंकि फिर ईगो आगे आ रहा है, मैं बड़ा कि तू बड़ा। इतिहास से सीख लेनी चाहिए। हाँ, एक बात और भी थी, एक तो वो एक सिंबल पे आ गए, बड़ा छोटा का भी हुआ। वो जो इंदिरा गांधी के खिलाफ इकट्ठा हुए थे, उनमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी इकट्ठा हो गए थे, जो कुदरत के लिए खतरनाक है। वहां पर वहां जनसंघ भी था और वामपंथी भी था। वही कर, वहां एक्सट्रीम हो ही नहीं सकता। एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट ये एक साथ आ गए थे। आज अगर मोदी के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष को एक होना है, तो कमोबेश सबकी विचारधारा एक है। कमोबेश 19-20 हो सकता है, सबकी विचारधारा एक है, सभी सेकुलर फोर्सेज हैं। तब तो कम्युनल और सेकुलर एक हुए थे। आज सारे सेकुलर फोर्सेज हैं जिनको एक साथ आना है। सारे कांग्रेस भी, लोग कहते हैं कि कांग्रेस पूंजीवादी है और उधर समाजवादी पार्टी है। ना, कांग्रेस सोशलिस्ट का विचार है, कांग्रेस पार्टी से निकला है। आचार्य नरेंद्र देव
ये लोग कौन थे? सब कांग्रेस में थे। सारे नेहरू ने विचारधारा तो कांग्रेस से, सारी विचारधारा तो कांग्रेस से ही निकली है। सब निकले। नेहरू का सोशलिज्म, जिस समाजवादी विचारधारा के हम चंद्रशेखर कहते थे वो कांग्रेस में ही थे। हाँ, युवा तुम चंद्रशेखर कांग्रेस में थे। तो वो छोड़िए, तो जो पितामह है वो सब नेहरू खुद ही समाजवाद के खुद ही एक जो है आइडियोलॉजी के एक नए पुरोधा थे, समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा थे, इसलिए कांग्रेस में कई बार साइडलाइन भी हो जाते थे संगठन में। नेहरू, अब आइए कम्युनिज्म पर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष के लिए भी आजकल के विपक्ष के नेता भाई पता नहीं किस वाले धड़े से है, कितने हम लोग से तो सब ज्यादा ही वैसे पढ़े लिखे होंगे। साम्यवाद पर आइए, कम्युनिज्म की बात होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के थे ना, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतिहास में जाइए तो नेताजी का साम्यवाद, सुभाष का साम्यवाद, ये चैप्टर है इतिहास में पढ़ाया जाता है। जब इतिहास से ही विद्यार्थी मतलब हायर एजुकेशन में जाता है, यूपीएससी की तैयारी करता है, तो सुभाष का साम्यवाद, कम्युनिज्म, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये बहुत डीप रिसर्च का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साम्यवाद की एक नई मतलब नए तरीके से उसको परिभाषित किया था। जैसे मार्क्स के बाद लेनिन, लेनिन के बाद स्टालिन ने चेंज किया, स्टालिन के बाद माओ से तुंग ने चेंज किया, तो सुभाष ने, नेताजी ने वो साम्यवाद को फिर नए तरीके से परिभाषित किया। तो आपको वहां पर साम्यवाद भी मिलेगा कांग्रेस में। इसलिए कह रहा हूं कि मतलब वो सब, ये अगर आज ये लोग इकट्ठा होते हैं तो एक वैचारिक वाले लोग हैं, ये एक विचारधारा वाले, एक छतरी के नीचे इनको आने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। आशीष जी, मुझे लगता है इसमें कांग्रेस यदि अपने आप को बड़ी पार्टी मानती है तो फिर बड़ा दिल लेके सामने आना होगा। मैं आपके उदाहरण के तौर पे बोलता हूं, अभी राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, आसाम में 2 सीट है, ठीक है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बिना झारखंड के जेएमएम के बिना पूछे अनाउंस कर दिया। बिना जेएमएम के मतों के सिवा वो सीट निकल नहीं सकती, नहीं निकल सकती ना। तो हेमंत सोरेन का कहना था, मैंने तो टेलीविजन के न्यूज पे पढ़ा, कांग्रेस ने किसको उम्मीदवार बनाया। उसने मिलने से मना कर दिया लोगों से, बोला नहीं आप चुनाव लड़िए ना, जब आपको कुछ हमको कुछ लेना देना ही नहीं है तो आप ग्रांटेड कैसे कर सकते हैं हमको। जब उसने मना किया मिलने से, तब आनंद फानंद में नए 2 ऑब्जर्वर भेजे गए, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एक अजय शर्मा। अजय शर्मा की सालों से व्यक्तिगत संबंध है हेमंत सोरेन से, तो उनको इसलिए लाया गया कि भाई आप अपने तरफ से तो कम से कम एंट्री तो करवाओ। तो हेमंत अजय शर्मा गए, वो बाकायदा उनको अपॉइंटमेंट में मिल गया और हुड्डा जी से फोटो भी खींच गए। लेकिन अजय शर्मा जी को हमने पूछा आप क्या कहोगे, मैंने फोन करके पूछा, हुड्डा जी से फोन करना चाहा तो फोन नहीं उठ रहा था, मैंने मैसेज डाला तो कॉल बैक नहीं आया। लेकिन फिर मैंने अजय का कॉल बैक आया तो मैंने पूछा क्या कहोगे, तो अजय ने जोर से हंसा, मैं क्या कहूं, मैं सिर्फ दरवाजा खुलवा सकता हूं, कहना तो हुड्डा जी को है। बोला मैं किस बात से कहूं, क्या आसाम में आपने उसको कुछ 1 सीट एक्स्ट्रा देने की बात कही, क्या बिहार में आपने उसका साथ दिया, आसाम में तो आपने उसको बोल दिया था कि इसकी कोई औकात ही नहीं है, और आज भी आपने बगैर उसको बोले अनाउंस कर दिया। बोले आसाम में मैं उनको 2 सीट दिलवा सकता था एक्स्ट्रा, तो मैं ताकत से बोल सकता था कि मैं नहीं जानता, वहां मदद की है आपको यहां करनी पड़ेगी। तो मैंने फिर गए क्यों, बोला मुझे वेणुगोपाल जी का फोन आया था कि आपको जाना है, पार्टी का सदस्य हूं, मना थोड़ी कर सकता हूं। लेकिन दुख होता है, ये कांग्रेस क्यों करती है ऐसा। क्या आपको जिसके भरोसे आप राज्यसभा लड़ रहे हो, उस नेता को आपने ये तक नहीं बोला कि सर हम इसका नाम अनाउंस कर रहे हैं। आज वो सीट उसमें है, डाउटफुल में है, हो जाएगी डाउटफुल में, हेमंत सोरेन का एक इशारा हो जाएगा हार जाएगी कांग्रेस। तो कुल मिलाकर आप क्यों लोगों को ग्रांटेड लेते हो, आप जिसके साथ काम। इसमें भाव एक पॉइंट और, ये जो है वो
प्रदेश है जहां पर अमित शाह की नजर है। हेमंत सोरेन को कब से वो आदमी डोरा डाल रहा है, क्या हेमंत था? ने अब तक नहीं समझौता किया, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, हेमंत को कांग्रेस की जरूरत भी नहीं वहां पे, जुगाड़ है उनके पास, बहुत लेकिन वो जुगाड़ है। ढो रहे हैं कांग्रेस, ढो रहे हैं कांग्रेस को। मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूं आपको, ढो रहे हैं कांग्रेस को। हेमंत जैसा दोस्ती निभाने वाला मिलेगा नहीं, स्टैलिन जैसा दोस्ती निभाने वाला मिलेगा नहीं। जो दोस्ती निभाते हैं उसके मुंह पे थूकती है कांग्रेस, और जब जरूरत पड़ने पे पाय चाटने के लिए लोगों को भेज देती है। ये करने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को। राहुल गांधी एक फोन उठा के कह देते, हेमंत जी राज्यसभा आ रही है, एक सीट प्लीज, हमारे जनरल सेक्रेटरी आएंगे, आपको बता देंगे, नाम जरा देख लेना, ओके कर देना। अरे वो खुद कहता कि अरे राहुल जी आप अनाउंस कर दीजिए, मैं बैठा हूं यहाँ पे। एक कुछ तो होता है। आप चले जाते स्टैलिन के पास कि ये राष्ट्रपति शासन लागू होगा, बहुत तकलीफ होगी। आखिर ये सरकार स्टैलिन, कांग्रेस थोड़ी बचा पाई सरकार। कांग्रेस के 5 क्या कर रहे थे टीवी के साथ? हाँ। आखिर वो 8 लोग आए जिन्होंने सरकार बचाई, और 8 कौन है? वो उसके सिपा सलार हैं डीएमके के, और बोल क्या है कि हम सरकार बचा रहे हैं लेकिन डीएमके छोड़ नहीं रहे, हम डीएमके का हिस्सा है। और हमारे जो स्टैलिन कहेंगे वो, कम से कम स्टैलिन को उतना तो चांस देता। लेकिन वो मणिकम टैगोर जो बीजेपी का स्लीपर सेल है, उसने तो ऐसा बता दिया कि जैसा कांग्रेस वहां सारी सीटें जीत रही थी, स्टैलिन की वजह से हार गए। अब बताओ। आज की खबर जैसे वहां का है, आज चिदम्बरम, क्योंकि कल मीटिंग है, कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कल इंडिया अलायंस की मीटिंग है। आज चिदम्बरम सफाई दे रहे हैं, सीनियर चिदम्बरम, पी चिदम्बरम सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी बताया था डीएमके को, बस हमसे एक ही चीज में अंतर रहा कि बाकी जो पार्टियां हैं टीवीके के साथ आई हैं, वो सब एक दिन बाद आए और हमने एक दिन पहले ऐलान कर दिया। भाई आप ऐलान छोड़ दो, अरे ये आप खुद मणिकम टैगोर कहाँ है? स्टैलिन के शब्द है आशीष जी, खुद स्टैलिन के शब्द। हाँ हाँ। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि चुनाव के नतीजे के आने के बाद कांग्रेस का कोई आदमी ये तक मुझे बोलने नहीं आया कि सर कोई चिंता नहीं, विपक्ष में बैठेंगे, हम 5 लोग भी जो जीते हैं बिल्कुल आपका साथ था इसलिए जीते हैं। बोले मेरे बाकी सारे जितने भी मेरी पार्टियां मेरे साथ लड़ी, सब लोग आके मुझे मिले, मुझे उन्होंने धन्यवाद अदा किया कि सर आपकी वजह से हमारी भी सीटें निकली, थैंक यू। अरे कुछ तो गठबंधन का धर्म होता है। कौन सा अहंकार तुमको आया? ये तो अमित शाह और मोदी से भी ज्यादा अहंकार। मणिकम टैगोर गाली देने लगा, मणिकम टैगोर गाली दे रहा है, वो पार्टी में है, लात मार के मणिकम टैगोर को पार्टी से निकाल देना चाहिए। ये गठबंधन करवाएंगे? अरे ये बीजेपी के पेरोल पे है सब। ये चाहते हैं कि वहां डीएम का उस शब्द क्या थे उसको, जिसको लोगों ने रिजेक्ट किया, उसके साथ हम क्यों जाए? तो भाई डीएम के कैसे तुम्हारे साथ आया था भैया? तुमको तो कब का रिजेक्ट कर चुका है, 2013 से तुम रिजेक्टेड मान हो। उसके बाद डीएम के साथ दे रहा है आपका। डीएमके ने इसी सोच के साथ यदि बीजेपी का साथ दिया होता तो आज डीएमके रिपीट होती वहां पे। उसने अपना पॉलिटिकल दाव करियर पे लगाया, पूरे 5 साल तक पीड़ा झेली। राज्यपाल ने जितनी तकलीफ डीएमके को दी किसी को नहीं दी तमिलनाडु। इसके बावजूद उसने इंडिया गठबंधन का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन इंडिया गठबंधन ने क्या किया? ये बेसिक गलतियां हैं, और यही जो बीजेपी के स्लीपर सेल है ये नहीं होने देते। असम में भी इन लोगों ने नहीं होने दिया। मैंने आपको कितनी बार पहले कहा था कि हेमंत सोरेन जी ने मुझे एक बात बताई, लेकिन बोला कि इसको प्लीज पब्लिकली मत बोलना। हेमंत सोरेन जब से सत्ता में वापस आ गए तब से जितना मेहनत वो वहां नहीं कर रहे थे उतने आसाम के आदिवासी बेल्ट में कर रहे थे। उसका साथ देते। क्या आसाम के लोगों को मालूम नहीं था कि हेमंत के लोग वहां काम कर रहे हैं? सबको सब पता था, लेकिन उनको लगा यहां हेमंत को निपटाओ तो हेमंत वहां पे कांग्रेस को छोड़ देगा तो बीजेपी का भला होगा। ये बीजेपी का भला करने वाले लोग हैं जो हेमंत को तकलीफ दे रहे थे। आरजेडी के आदमी को वो मंत्री बनाता है अपने कैबिनेट में। क्या आरजेडी की स्ट्रेंथ है झारखंड में? 2 लोगों की, लेकिन वो मंत्री बनाता है क्योंकि वो इज्जत रखता है।
आपने क्या किया? उसने एक सीट मांगी तो एक सीट तक नहीं दी उसको नहीं। बिहार में। क्यों गठबंधन का धर्म निभाए? उसी ने ठेका लेके रखा है। हेमंत सोरेन, यदि हाँ। वाकई हेमंत सोरेन को आत्मसम्मान होगा तो निपटा देना चाहिए कांग्रेस के राज्यसभा को वहां पे। मतलब आप जब देश बर्बाद हो रहा है तो उसी में वो भी अपना हाथ धोए, वो भी मजा ले काहे कि सब जब सभी बर्बादी में हाथ बटा रहे हो तो वो भी बटाए हाथ। वो काहे ठेका लेके, सही बात है, काहे बैठा रहे। चलिए, फिर खबरें और भी हैं। ये हम लोग बेसिकली शुरू किए थे, अंत हम लोग दूसरे जगह पे पहुंच गए। शुरुआत किए थे मुख्य रूप मतलब बाय एंड लार्ज वही है कि विपक्ष को एक होना होगा। आपको यदि वाकई सोशल मीडिया के भी हमारे मित्रों को मैं कहता हूं, छोड़ दीजिए ट्रेंड क्या हो रहा है, जो चल रहा है देश में वो दिखाइए। सोशल मीडिया पे ट्रेंड क्या हो रहा है ये मत बताइए। कल आमिर खान की शादी ट्रेंड हो गई तो उस पर मत टाइम वेस्ट कीजिए। या युद्ध का बहुत अच्छा लगता है लोगों को मार काट के पिक्चर ही देखना, उसको भी नहीं। हाँ, हम भी करते हैं, महीने महीने पर खाली हम युद्ध है। नहीं कहा हम करते हैं, लेकिन हम एक आध स्टोरी उस पर भी करते हैं। लेकिन नहीं, हमारा हम तो मेजर फोकस देश पे जो ईरान हो रहा है करते इस पे हैं, होते हैं। तो ईरान के बाद फिर हम राजस्थान पहुंच जाते हैं, राजस्थान के बाद हम तेलंगाना चले जाते हैं। खबर जहां दिखती है। कल हमने किया ना, पटना में क्या हालात थे। हम बिहार पर एक महीने से नहीं खबर किए कोई, लेकिन कल खबर हुई तो खबर किए। देखा नहीं, कोई रुचि नहीं थी, हमें पहले से पता था कौन देखेगा। वो भी अब लालू और तेजस्वी पे खबरें कोई देख नहीं रहा है। 5-7 हजार 10 हजार भी हुआ है, लेकिन हमको पता था, फिर भी हमने किया कि भैया आज खबर, महीने भर से कोई खबर नहीं थी, लेकिन आज बिहार में खबर है तो चलेगा नहीं चलेगा विषय ये नहीं है। हमारा काम ये तय करना नहीं है, हमारा काम है खबर आप तक पहुंचाना। देखना नहीं देखना आपके ऊपर है, आप अपना समझो। हम ही तय कर ले कि आप देखोगे नहीं देखोगे तो नहीं दिखाएंगे हम। ऐसी ऐसी बहुत खबरें होती है कि पहले से पता होता है और भावुस कहते हैं हम कि ये खबर नहीं चलेगी भाऊ, इस पे व्यू नहीं आएंगे, लेकिन करना है। दोनों लोग बैठे हैं, ये बात इसके पीछे होती है जब तय करते हैं कि ये खबर नहीं चलेगी, लेकिन ये खबर करना बनता है और करते हैं। पता है नहीं चलेगी, नहीं आएगा व्यू। स्टॉक मार्केट हो गया, अडानी हो गया, रुपया हो गया, सोना हो गया, पेट्रोल हो गया, किसान हो गए, बेरोजगार हो गए, यूथ हो गए, ये रोज ट्रेंड में नहीं रहते, लेकिन ज्ञान खबरों की में रहते। बातें तो नॉर्मली चलती ही नहीं है, बहुत सीधा बताओ है। सनसनी सिगुफा यही चलता है। ज्ञान की बात कहिए, बहुत काम की इकोनॉमी ऐसे जा रही कहाँ चलता है। कौन किसके पास इतना फुर्सत है ये सब समझे। मजा आना चाहिए। यहाँ वैसे थोड़ा नरेंद्र मजा ले रहा है, मजा 143 करोड़ लोग ले रहे हैं, तो नरेंद्र उस मजा लेने वाले 143 करोड़ लोगों का मॉनिटर है, बस इतने है। वो मॉनिटर है, मजा सब ले रहे हैं, वो मॉनिटर है मजा लेने वाली क्लास। तो मजा हम सब ले रहे हैं। इजाजत दीजिए हमें, क्योंकि हमारे पास और खबरें हैं, उनको भी लाना है। जो भी एक दो हैं वो लेके आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।